हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। देखिए, ये हेलो हेलो एग्ज़ाम है। इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं जो यूपी हेलो एग्ज़ाम की तरफ से। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का कोर फैक्ट इसको कंप्लीट करा रहा हूँ बाई SK यादव। उत्तर प्रदेश के जितनी हैं इस सब को हैंड रिटन फॉर्म में आप लोग को मैं दे रहा हूँ। पीछे के लेक्चर में मैं आप लोग का रिवर सिस्टम ऑफ यूपी कंप्लीट करा दिया था। इसकी देखा जाए तो मैं इसको ऑनलाइन ले रहा हूँ यूट्यूब पे। ये लेक्चर अवेलेबल फ्री है टोटल, लेकिन इसकी जो प्राइस है ये 499 रुपीज़ है। इस पर आप अपनी इच्छा से इस पर मतलब अगर इच्छा है तो आप इस पर सेंड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिविजुअल फैकल्टी का मैं नीचे आपको QR कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसकी है ये इतनी इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब इसकी जो प्राइस है टोटल यूपी स्पेशल कंप्लीट अबाउट आपको कंप्लीट ये स्पेशल का लेक्चर मिलेगा 499। ये अवेलेबल फ्री है, लेकिन अगर आप लोग अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल फैकल्टी को देना सेंड करना चाहते हैं तो आप इस पर सेंड कर सकते हैं। आप किस तरह से सेंड, मतलब आप QR कोड के द्वारा 0 से लेकर के 499 तक आप सेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैक्सिमम ये लिमिट है, इससे ज़्यादा न सेंड करने के इस कोर्स का प्राइस है। आप 0 भी तो कर सकते हैं क्योंकि आपका फ्री अवेलेबल ही रहेगा। पूरा कंप्लीट लेक्चर A to Z कराएगा, जिससे फैकल्टी को मोटिवेशन एक प्रकार से मिलता रहे। देखिए, मैं आप लोग को QR कोड इसका प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। रिवर सिस्टम में आप लोग को कंप्लीट करा दिया था। देखिए, ये इस इंडिविजुअल फैकल्टी का यूपी स्पेशल का QR कोड है। इसकी फ़ीस है 499। इसमें आप अपनी इच्छा से 0, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 499 तक आप अपना कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। चलिए, अब मैं आप लोग को रिवर सिस्टम ऑफ यूपी कंप्लीट करा दिया था। अब मैं आप लोग को क्या आज कराने जा रहा हूँ, भारत का कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में आता है ये कृषि जो आता है। एग्रीकल्चर आपका किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं आपका? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और रेशम के कीट, ये सब आपके किस सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये अर्थव्यवस्था जो अपने 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आता है, और टर्सरी में आपका क्या होता है? आपका सर्विस सेक्टर आता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के कृषि, एग्रीकल्चर जो होता है, कृषि होता है, किस क्षेत्र में आता है? ये प्रथम सिस्टम में आता है, प्राइमरी सिस्टम में आता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है आपका? आप कृषि में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं? सिर्फ खेती करना ही नहीं, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और रेशम के कीट पालन होता है। फिर भारत के में कृषि जो GDP का फुल फॉर्म क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद इसमें हिस्सेदारी GDP का जो कृषि का कितना % आपका कंट्रीब्यूशन करता है? देखिए, 1951-52 में ये GDP का 52% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसके बाद 2019-20 में ये 17% और 21-22 में ये आपका 19.9% तक ये आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है। अभी इसका प्रोडक्शन कब तक होता था? कितने %? खाद्यान्न प्रोडक्शन 1951-52 में 52 मिलियन टन होता था। तो 52 मिलियन टन होता था, और भारत की पॉपुलेशन थी तो उस समय इस हिसाब से बहुत कम होता था। आप देखते होंगे 51-52 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी। भूखमरी मतलब समस्या थी देश के पास अनाज नहीं थे। तो उस समय के सबसे इम्पोर्टेंट आपको किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा था? जय जवान जय किसान। उससे क्या आपको क्या मिलता, सीख मिलता है कि कृषि पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान था, क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे? अमेरिका पे। और वो सब कंट्री हम लोग को अनाज तक नहीं देते थे। वहाँ तक कि जो
पिग और अदर जानवर को खिलाने वाले अनाज थे उस सबको अनाज को देता था। तो उस समय हमारी ये आर्थिक स्थिति थी। उसके बाद फिर हरित क्रांति आई, एम स्वामीनाथन का अभी डेट हुआ, हरित क्रांति आई, उसमें HIV बीज के जो है उसका निर्माण किया गया। तो इस तरह से हुआ है। फिर आपका फिर ये 19-20 में कितना टन हो गया, 297 मीट्रिक टन पहुंच गया है, उसका मिलियन टन पहुंच गया। फिर 21-22 में 305 मिलियन टन पहुंच चुका है आपका। उसके बाद अब लेकिन ये देखिए GDP का जो कंट्रीब्यूशन है ये 19% हो, मतलब 52% स्टार्टिंग में था, लेकिन अब अप्रॉक्स 20% तक ही एग्रीकल्चर आपका GDP में कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसका मतलब कि मोटा मोटा ये समझा जाए कि आपका क्या ये बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर प्रेजेंट टाइम में करना इकोनॉमिकली, तो आप देखा सकते हैं ना, क्योंकि इसको बोलते हैं, कृषि को जो बोलते हैं ये जीरो वेस्ट, मतलब जितना इनपुट लगाते हैं उतना आउटपुट मिलता है। तो ये जीरो प्रॉफिट है, जीरो प्रॉफिटेबल होता है, ये हमेशा एक स्टेटमेंट किया जाता है। तो नाउ एग्रीकल्चर बिकम जीरो प्रॉफिट। अगर आप उसमें लेबर कास्ट, अपना टाइमिंग सब कुछ जोड़ देंगे, खाद माटी बिजली पानी सब जोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें आपका टोटल जीरो प्रॉफिट होता है। लेकिन यह है कि देश डिपेंडेंट है तो आपको करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को इसमें एक बता सकता हूँ कि एक प्रकार से इस चीज़ को समझने लायक है। तो वर्तमान में कृषि का कितना 40% मशीनीकरण हो चुका है, सर्वाधिक रोजगार देता है। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। प्रत्यक्ष रूप से 55 जनसंख्या कृषि पर निर्भर, 55% पॉपुलेशन 55% कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60% पे निर्भर है। अब देखिए ये आपका फसल का प्रतिरूप, किस प्रकार से फसल होती है। देखिए इस पे दो इम्पोर्टेंस है, एक खरीफ, रबी और जायद। देखिए खरीफ फसल क्या इम्पोर्टेंट है, खरीफ के लिए धान, रबी के लिए गेहूं और जायद के लिए ककड़ी, सब्जी, खीरा। अब देखिए खरीफ की जब बात आती है तो खरीफ की बुआई कब होती है, जून जुलाई। तो जून जुलाई में सबसे अच्छा क्या होता है इंडिया में, रेनी सीजन होता है और उसमें टेम्परेचर हाई रहता है और उसके साथ साथ इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल। तो टेम्परेचर हाई और रेनफॉल, और इसमें कब काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर, जो इस स्टार्टिंग इस समय का समय चल रहा है अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ, इसमें आपका लगभग दिवाली तक इसकी कटाई हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फसल आते हैं, धन्ना, धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, कपास, तंबाकू, ज्वार, मूंग, तूर, उड़द। अब इसके बाद रबी की फसलें, रबी की इससे खरीफ की फसल के बाद तुरंत आपका क्या रबी की बुआई होती है। रबी की बुआई में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट फसल है, गेहूँ, सरसों, जौ, आलू, चना, मटर, रागी। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में ये काट लिया जाता है। उसके बाद फिर जायद, जायद की फसलें में क्या आपका होता है, रबी के बाद बोई जाती है। जब आपका अप्रैल हो जाता है तो अप्रैल के बाद जब गर्मी स्टार्ट होने लगती है तो उस समय बोया जाता है। मई जून में काटा जाता है सब्जी, खीरा, ककड़ी। इसमें क्या क्या होता है, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज। जब गंगा वाले रीजन में आप देखेंगे कि मई जून के महीने में वो लोग जो नदी है, नदी में ही उसकी सब्जी करते हैं, ये जो ककड़ी खीरा उगाते हैं, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए कृषि क्षेत्र में योगदान कितना कितना परसेंट योगदान इकोनॉमिक्स इसकी क्या है, इसके मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए रोजगार की दृष्टि से ये सोचिए 55% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन किस पे, एग्रीकल्चर, और इनडायरेक्टली किस पे है, इनडायरेक्टली को इंक्लूड कर ले तो 60%। GDP में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 20% तक देता है कंट्रीब्यूशन। तो मतलब 55% पॉपुलेशन डिपेंड्स 20% देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर को मैं क्यों कह रहा हूँ जीरो प्रॉफिट। फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में आपका एट फैक्टर कॉस्ट पे 16% कंट्रीब्यूशन देता है। फिर ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स देता है। वस्त जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, खाद्य प्रसंस्करण प्रोवाइड करता है, जूट उद्योग और चीनी उद्योग के लिए प्रोवाइड करता है। जूट, चीनी, जो चीनी मिल्स होते हैं उसमें देखिए आप हमेशा बात करते हैं गन्ना किसान। गन्ना किसान क्यों इम्पोर्टेंट करते हैं, क्योंकि गन्ना किसानों के लिए जो चीनी मिलें हैं वो अपने गन्ने को वहाँ पे वो देते हैं, तो उनको इसको चीनी को क्या बोलते हैं, गन्ने को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। तो उसमें क्या तो उनको अच्छी आमदनी मिलती है
उसके बाद फिर ये निर्यात क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम निर्यात करते हैं, जिसमें आप हमेशा सुनते हैं कि राइस, इसमें गोल्डन राइस और बासमती राइस हमेशा इसमें करते हैं। अब देखिए ये फसलों के प्रकार, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को आपको समझने के लिए आप हमेशा जैसे सुनेंगे खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन फसलें, दलहनी फसलें, तो कभी कभी स्टेटमेंट आपको कन्फ्यूज़न करता है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कौन कौन सी किस में फसल आती है। जैसे खाद्यान्न फसलें में कौन कौन सी मेन होती हैं, उसके बाद देखिए मैं अब खाद्यान्न फसलें में प्रमुख कौन से, देखिए मेन फसलें कौन कौन सी हो गई, गेहूँ, चावल, धान, जौ। उसके बाद मक्का में कौन कौन से, मोटे अनाज में कौन कौन से थे, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी। और ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 को घोषित किया गया है। अब इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक श्री अन्य स्कीम चलाई है कि आप मोटे अनाज का इसको करिए। मोटे अनाज के इससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन होता है बहुत अच्छे से होता है। सूक्ष्म खाद्यान्न फसलें क्या होता है, उसमें कोंदा, सोवा, काकुन, मड़ुआ, कुटकी ये सब पाए जाते हैं। तो ये हो गया खाद्यान्न फसलें। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को क्या इसमें बताने जा रहा हूँ, नकदी फसलें में क्या होता है, व्यापारिक फसलें होती हैं, इसमें सेल करने के लिए होता है, तो बाजार में बेचने हेतु एवं आय प्राप्त करने के लिए किया जाए, इसमें चाय, कपास, कहवा, जूट, गन्ना, मसाले। तो आपको पीछे में बात किया था पिछली स्लाइड में भी, गन्ना ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। इसमें क्या कहते हैं, चाय, कपास, कहवा, जूट, मसाले, जिसको बेच करके आप हार्ड मनी, कैश मनी आप प्राप्त करते हैं, तो इससे आपकी आमदनी अच्छी जाती है। तो इस फसलों जो नकदी फसलें हैं तो इसकी हमेशा आपको मार्केट में इसकी डिमांड मतलब फार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर तिलहन फसलें, ऑयल सीड के लिए सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, मूंगफली, ये हो गया। उसके बाद फिर दलहनी फसलें में कौन कौन से होते हैं, जो प्रोटीन हमको देती हैं, जैसे अरहर, चना, मूंग, मटर, उड़द, तूर, मसूर, ये अब हमको क्या देती हैं, ये हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। ये आपको लोग का हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।